तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और ये आज की हमारी दोस्तों दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर किए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये इस वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एटलीस्ट 10 एडल्ट्स नो मैक्सिमम लिमिट किस केस में होता है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में होता है, यानी ऑप्शन पहला सही है कि कम से कम 10 एडल्ट्स होने चाहिए। और नो मैक्सिमम लिमिट किस केस में? कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 200, यानी लिमिट ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो आंसर इज 200। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो लाइफ होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल होती है माय फ्रेंड्स। क्यों? अच्छा, लाइफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अनस्टेबल तो होती है, पर क्यों होती है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनली वन पर्सन रहता है, एक ही पर्सन रहता है जिसको सारे काम करने होते हैं बिजनेस के। बट इन सिचुएशन ऑफ डेथ के सिचुएशन में, डेथ ऑफ ए पार्टनर, बिजनेस विल शट डाउन कम्प्लीटली। भाई एक बंदा काम कर रहा है, वो अगर मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो कहीं ना कहीं पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड सोल ट्रेड हैव मैनी लिमिटेशंस, लाइक अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है सोल प्रोप्राइटर की, और लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, सो इट इज़ अनस्टेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स पर यह ऑब्जेक्टिव है किस कोऑपरेटिव का? तो ये एग्जांपल है हाउसिंग कोऑपरेटिव, यानी ऑप्शन जो सी है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड, उसको कहते हैं शेयर्स, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो अलाउ हैं कितने? तो 10, इसका ऑप्शन डी सही है। द न्यू कंपनीज एक्ट जो आया है 2013 का, हैज़ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी, पार्टनरशिप फर्म के केस में 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप। एज पर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956, प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ पार्टनरशिप्स वॉज 10 थी एंड 20 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड अदर बिजनेस रिस्पेक्टिवली। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए पहले 20 था, अब 10 है। नाउ इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में द प्रिंसिपल फॉलोड इज वन मैन वन वोट, इस प्रिंसिपल पे चलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कंपनी, इसको क्या कहा जाता है? कंपनी। द स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, वो एज पर लॉ इज कॉल्ड कंपनी कहते हैं। नाउ कोऑपरेटिव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, तो कोऑपरेटिव्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल किसमें? एग्रीकल्चर में। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि इसी वीडियो में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव इज़ एन इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का, विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं वॉलंटियरली इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नीड्स थ्रू देयर ओन एंटरप्राइज। तो कोऑपरेटिव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था? एग्रीकल्चर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव्स की फीचर्स क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है इसमें से? तो ये ऑप्शन ए सही है कि प्रॉफिट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। नेक्स्ट, अ डैश प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसमें कॉर्पोरेशन बिल्कुल सही है कि ये कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी। Which of the following is probable the most important reason for incorporating तो limited liability of shareholders, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से कौन सा probably the most important reason है incorporating के लिए? तो limited liability of shareholders या members। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका अ डैश पार्टनर इज एन ऑनर हु हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिस पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और एक्टिव पार्टिसिपेशन है मैनेजिंग द फर्म, इसको क्या कहेंगे? उसको जनरल पार्टनर कहेंगे। कि एक जनरल पार्टनर इज एन ऑनर होता है, मालिक होता है, हु हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मैनेजिंग द फर्म। नेक्स्ट, ए पार्टनरशिप इज़ ए बिजनेस, एक पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग चलाते हैं मिलके, ओनर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज क्या है कि ईज ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, आसानी से स्टार्ट हो जाता है, एक ही बॉस होता है, खुद का बॉस है अपना, बीइंग योर ओन बॉस, राइट ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी अबव सही है। नाउ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन that has the largest sales volume is the corporation। largest sales volume किस केस में देखने को मिलती है, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, मैंडेटरी होता है, यानी कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 बिकॉज क्योंकि ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज मैंडेटरी, आवश्यक है, कंपलसरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। क्यों? बिकॉज ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट कब आया? 1956 में। ए पार्टनर्स हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाएगा? तो सीक्रेट पार्टनर कहा जाएगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सीक्रेट पार्टनर। नाउ द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस, हेड को क्या कहते हैं जॉइंट फैमिली बिजनेस के? तो कहीं ना कहीं कर्ता कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। Profits do not have to be shared, profits do not have to be shared, this statement refers to, यानी प्रॉफिट शेयर ही नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि बंदा एक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल सही आंसर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, एजीएम में। द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता की कैसी लाइबिलिटी होती है दोस्तों? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल को रेज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं क्या है? कॉरपोरेशन। कैपिटल को रेज करना है तो मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है कौन सा? कॉरपोरेशन। नाउ द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइज इज, मेजर एडवांटेजेस क्या होती हैं फ्रेंचाइजी की? तो ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस बिल्कुल, पर्सनल ओनरशिप, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है तो एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर भी एनपीओ है, और कहीं ना कहीं एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है, और अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये तीनों ही कहीं ना कहीं क्या है? एनपीओ का एग्जांपल है, उदाहरण है, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन पब्लिक कॉर्पोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी भी है, आरबीआई भी है, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा, पब्लिक कॉर्पोरेशन से सभी। नाउ ए पार्टनर हु is not actually involved in the partnership but lends his name for public relations purposes is कैसा पार्टनर है ये? नॉमिनल पार्टनर, यानी ऑप्शन सही है सी कि ए पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लेंड्स, उसने अपना नाम दे रखा है कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशंस में कि आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, तो लेंड्स इज नेम फॉर पब्लिक रिलेशंस पर्पसेस इज ए नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। द मेन डिसएडवांटेज पूछी गई है जनरल पार्टनरशिप की, क्या है भैया? कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप का, क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे आसान फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एम्प्लाइज इक्विटी शेयर सेल टू प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, तो इसमें इक्विटी शेयर सेल टू प्राइवेट सेक्टर, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। नाउ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसको पीएसई कहते हैं, इज द एंटरप्राइज ओन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन ऑफ द मेन स्टेट्स और टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स और बोथ। दीज आर द एंटरप्राइज वेयर द होल्डिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट कितनी होनी चाहिए? लगभग 51% होनी चाहिए, 51% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। Whenever enterprises faces disinvestment, it सेल कर देती है अपनी इक्विटी शेयर्स, किसको? प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक। Now disinvestment refers to the sale of the equity shares to the private sector and the public. The objective of disinvestment is to raise funds, यानी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है डिसइन्वेस्टमेंट करने का? कि फंड्स को रेज करना है, एनकरेज करना है वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ दीज एंटरप्राइजेस।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही मस्ट स्टे इन इंडिया टू बिकम रेजिडेंट एटलीस्ट 182 दिन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, उसको 182 दिन कम से कम रहना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाएगा भैया, फिक्स्ड एसेट पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन 3 सही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है RST यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग सबको इंक्लूड करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव सही है। इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी ऑप्शन 3 सही है। इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट और ट्रायल बैलेंस द अमाउंट टेम्परेरीली पुट किस में किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में, ऑप्शन 1 सही है। द पर्पस हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो लूकास पासियोली इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में किधर शो किया जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, इस हेड में। ADRs आर इशूड इन, ADRs कहाँ इशू किए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ ओपनिंग कैपिटल कितनी, 45,000, क्लोजिंग कैपिटल 75,000, विड्रॉल 10,000, फ्रेश कैपिटल 5,000, तो प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा, 35,000 निकाल सकते हो, ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैश आइटम, इसमें से कौन सा कैश आइटम नहीं है दोस्तों, तो कैश सेल कहीं ना कहीं क्या है, नॉन कैश आइटम नहीं, ये कैश आइटम कहलाएगा। जबकि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की बात करें, गुडविल रिटर्न ऑफ किया, डेप्रिसिएशन की, तो ये कहीं ना कहीं कैसे आइटम है, नॉन कैश आइटम है, पर कैश सेल कैश आइटम है। ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस, ट्रायल बैलेंस क्या डिस्क्लोज करता है, एरर ऑफ बैलेंसेस को, तो ऑप्शन 3 सही है। परचेज्ड अ मशीनरी, एक मशीनरी परचेज की गई 2,000 रुपये की, बट डेबिट कर दिया गया, बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये किस तरह का प्रिंसिपल है, का एरर है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी जो कि परचेज की गई थी 2,000 की, बट डेबिट कर दिया गया परचेज अकाउंट में। टेस्ट चेकिंग रिड्यूस करता है क्या, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द वर्क ऑफ एन ऑडिटर। इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय, किसके द्वारा, सर जेम्स विल्सन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ऑडिट, किस तरह का ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो कंटिन्यूस ऑडिट होता है। नाउ एन ऑडिटर इज लाइक ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, ये किस केस में, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 के केस में, 1896 के केस था किंगस्टन कॉटन मिल्स का, जिसमें जज ने कहा था कि एन ऑडिटर इज लाइक ए वॉच डॉग, ऑडिटर को वॉच डॉग की तरह होना चाहिए, ना कि ब्लड हाउंड की तरह। पीरियडिकल ऑडिटिंग इज डन एट द एंड ऑफ ईयर, पीरियडिकल ऑडिटिंग इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑडिटर इज लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी, फॉर ऑडिटर लाइबल होता है थर्ड पार्टी के लिए, फॉर फ्रॉड के लिए। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है एलन का, यानी ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन, इंडेमनिटी वाला प्रिंसिपल अप्लाइज होता है मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ वाले में नहीं होगा, इसमें इन वाले केसेस में कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं होगा, जबकि मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस के केस में अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी पुरानी स्थिति में लेकर आना। एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, ऑडिटर इंश्योरर नहीं है, एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू इज टू एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। Auditor is not an insurer and all that he is required to do is exercise with reasonable care and skill. This decision, ये decision was given in the case of, किस केस में दिया गया, लंदन एंड जनरल बैंक के केस में दिया गया कि एन ऑडिटर इंश्योरर नहीं है, इज नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज रिक्वायर्ड टू डू इज टू एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल. दिस डिसीजन वॉज गिवन इन द केस ऑफ लंदन एंड जनरल बैंक माई फ्रेंड्स. इन वाउचिंग, वाउचिंग में सैलरी रजिस्टर को वाउच किया जाएगा किसके साथ, कैश बुक के साथ. डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, यानी ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किस बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर. बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, ये किसकी डेफिनेशन है, J.R. बाटली बॉय की. बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, ये डेफिनेशन दी गई थी J.R. बाटली बॉय के द्वारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी एसेट, इसमें से कौन सा इमेजिनरी एसेट होगा दोस्तों, ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इमेजिनरी एसेट होते हैं.
इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, जबकि ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट, इसमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है? तो स्टोर्स कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट नहीं है, जबकि फर्नीचर, फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट ये सब कहीं ना कहीं क्या होंगे? फिक्स्ड एसेट्स होंगे। पर स्टोर्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या है? फिक्स्ड एसेट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी नहीं होती है, एक ऐसी लाइबिलिटी जो कहीं ना कहीं अराइज हो भी सकती है फ्यूचर में और नहीं भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। Not to enter a transaction in the journal, not to enter a transaction in the journal is called error of omission, यानी ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, नॉट टू एंटर ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए आप एंट्री करने से। व्हेन ए मशीन इज परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट द एंट्री विल बी, एंट्री क्या होगी भाई? मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एसेट आया आपके पास डेबिट फॉर्म में बिजनेस में, और राम से खरीदी है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई भाई, राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। राम ऑन क्रेडिट किससे खरीदी गई? राम से खरीदी गई। गिवरर कौन है? राम है, गिवरर इज क्रेडिट। रिसीवर डेबिट होता ना, रिसीवर डेबिट गिवरर क्रेडिट, तो गिवरर क्रेडिट हो गया। नाउ एनी डिफरेंसेस अपेयर्ड इन ट्रायल बैलेंस, कोई डिफरेंस जो अपेयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में वो किधर ट्रांसफर होगा? सस्पेंस अकाउंट में होगा। इन विच एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में कौन सी रिकॉर्ड की जाएगी एंट्री? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे जो माल खरीदा गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? इसमें फ्राइट इनवार्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें इनवार्ड लग गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। द नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट इज नोन बाय द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप। गुडविल इज एन एसेट, गुडविल एक एसेट है, कैसा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। फाइन बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करता है, दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने का काम करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1932 में पास हुआ था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज लाइबिलिटी, इसको कैसे दिखाते हैं? लाइबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स को आपने किस बेसिस पे बेचा? उधार बेसिस पे बेचा है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। द इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू पेटी कैश बुक के केस में रिकॉर्ड, ये सिस्टम रिकॉर्ड करता है, यानी द इम्प्रेस सिस्टम यूज़ किया जाता है किस केस में? पेटी कैश बुक। परचेज अकाउंट इज ए, परचेज अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट होगा दोस्तों। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। अ लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर इज ए नॉमिनल अकाउंट में आएगा, सारे खर्चे लॉसेज डेबिट होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे रिलेटेड है? इंटेंजिबल एसेट से, यानी ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, पहली बार डबल एंट्री सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? इटली में, वेनिस शहर में। हाउ मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? तो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए गए थे, यानी राइट आंसर 32। द अजम्पशन दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में बंद नहीं किया जाएगा, बेचा नहीं जाएगा एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज को, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हो जाएगा गोइंग कंसर्न। विच कन्वेंशन, ऐसी कौन सी कन्वेंशन है? इम्प्लाइज दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल चलती रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। रोहन हैज रिटर्न गुड्स, रोहन ने गुड्स रिटर्न कर दिए भैया, कितने रुपए के? 10,000 रुपए के। किसको? सोहन को। और क्यों करेगा? क्योंकि डिफेक्टिव पीस थे। नाउ कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा? सोहन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा? तो सोहन जो प्रिपेयर करेगा वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा माय फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाता कि रोहन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, तो रोहन करेगा डेबिट नोट। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो इसका आंसर भी सही था। राइट जॉब फॉर द राइट मैन, सही जॉब सही आदमी के लिए होनी चाहिए, इज द प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय, किसने प्रिंसिपल दिया? हेनरी फायोल ने प्रिंसिपल दिया था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर, जो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है कस्टमर के को कैसे? दो डिफरेंट मैनेजर्स के द्वारा, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है इधर? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि दो मैनेजर दे रहे हैं तरह तरह का दो डिस्काउंट दे रहे हैं,
किसको, कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे थे। तो यहाँ पे जो वायलेट किया गया है प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वो यूनिटी ऑफ कमांड है। मोहन एक मैनेजर है, एक्सपेक्ट्स हिज कलीग्स टू गेट वर्क आउट ऑफ सबॉर्डिनेट्स विदाउट गिविंग देम, कोई पावर वगैरह नहीं दे रहा है वो। विच प्रिंसिपल, कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओवरलुक हुआ, वायलेट हुआ? तो दोस्तों ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो किया गया वो ओवरलुक हुआ है इधर। हाउ मैनी प्रिंसिपल्स, कितने प्रिंसिपल्स में फाइल के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फाइल के। When the tools and raw materials are not found at right place in the company, management principle कौन सा वायलेट हुआ दोस्तों? ऑर्डर वाला। A principle of management which implies that there should be one head and one plan, एक head होगा एक plan होगा for a group of activities is defined as unity of direction, यानी unity of direction जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। A principle of management which implies that there should be one head and one plan for a group of activities is defined as a unity of direction. Who is the father of the principle of management? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर कौन है कहलाता है? तो हेनरी फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who is the father of scientific management के फादर कौन कहे जाते हैं? तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी FW टेलर को कहा जाता है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट करता है दैट देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव, केवल एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहता है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है स्केलर चेन की? तो डिले इन डिसीजन, देरी हो जाती है डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो इसमें तो सभी है, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी है, इक्विटी भी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल भी होता है, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। वायलेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वायलेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डिफिकल्टी होती है बहुत ज़्यादा, मुश्किल हो जाती है, कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, क्या की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना, जवाबदेही को फिक्स करना दोस्तों। यानी अगर ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है प्रिंसिपल, तो आप जवाबदेही तय नहीं कर सकते। किस पर जवाबदेही तय करोगे? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाउ स्मूथ वर्किंग इन द कंपनी, स्मूथ वर्किंग इन द कंपनी विल बी एश्योर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्मूथ वर्किंग इन द कंपनी विल बी एश्योर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फाइल ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आर डिवाइडेड एज, तो फाइल के अकॉर्डिंग सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डिवाइड की गई कैसे? टेक्निकल एक्टिविटीज़ में भी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही है, टेक्निकल, कॉमर्शियल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की एक्टिविटीज़ को। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल ट्रुथ प्रोपाउंडेड बाय E.B. फ्लिप्पो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फंडामेंटल ट्रुथ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक फंडामेंटल ट्रुथ है और ये प्रोपाउंड किया गया किसके द्वारा? E.B. फ्लिप्पो के द्वारा। तो ये आपको सही करना, आंसर याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल ट्रुथ है जो प्रोपाउंड किया गया E.B. फ्लिप्पो के द्वारा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टडी इन मैनेजमेंट? स्टडी का टाइप नहीं है मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं मोशन स्टडी तो होती है, मेथड स्टडी भी होती है, टाइम स्टडी भी होती है, पर कहीं ना कहीं रिसर्च स्टडी जो है वो नहीं होती है माय फ्रेंड्स, रिसर्च स्टडी नहीं होती है। इन ए कंपनी के अंदर एक मैन हैज़ एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी बट ही हैज़ बीन असाइंड, कौन सा वर्क दे दिया गया? फिजिकल एजुकेशन का वर्क पकड़ा दिया गया उसको। इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी में उसको महारत हासिल है आदमी को, और दिया जा रहा है काम फिजिकल एजुकेशन का, PHE का। तो कहीं ना कहीं विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल डज नॉट फॉलो ईयर, यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, तो इक्विटी वाला फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट, मोशन स्टडी को किससे मिलाएंगे? एलिमिनेटिंग करना अननेसेसरी मूवमेंट्स को से। टाइम स्टडी को मिलाया जाएगा इसके डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स टाइम टेकन। मेथड स्टडी को फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, और फटीग स्टडी को डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। तो इस तरीके से आप मिलाएंगे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट कहलाता है डेटर भी और क्रेडिटर भी? तो बैंक्स ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको डेटर भी कहते हैं और क्रेडिटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। बैंक्स जो है तरह तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, सच एज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, और पे भी करते हैं, पेमेंट भी किया जाता है इंटरेस्ट अकाउंट
ब्याज भी दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो डेटर भी है और कहीं ना कहीं क्रेडिटर भी है। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, एक ऐसा अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड किया जाता है फर्म के द्वारा ताकि फंड्स को रेज किया जा सके फॉर ए शॉर्ट पीरियड वेराइंग फ्रॉम 90 डेज टू 364 डेज। तो ऐसा कौन सा आंसर है? इसका आंसर है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इमर्ज्ड एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन अवर कंट्री इन द अर्ली 90s। कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं जो कि फर्म के द्वारा इशू किए जाते हैं फंड्स को रेज करने के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए, और पीरियड कब से कब तक का? 90 दिन से 364 दिन तक का। आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई करना, पहचानना एक्टिविटी विच इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो कहीं ना कहीं सहायक तो बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस भी, वेयर हाउसिंग भी, पर माइनिंग जो है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड का एग्जाम्पल नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉट पूछा है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि नहीं होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, तो माइनिंग नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। सीमा इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सीमा कैंसर से सफ़र कर रही है, तो उसने डिसाइड किया कि भैया एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाए जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ से। तो आइडेंटिफाई इंश्योरेंस मेंशन्ड हियर, तो ये तो बता सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, तो 2 है, कई बार बताया मैंने भी। ए गवर्नमेंट इज एनी कंपनी, एक गवर्नमेंट कोई सी भी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन, कम नहीं होना चाहिए 51%। अरुण एंड मोहन बिलोंग्स टू यूपी, अरुण और मोहन बिलोंग करते हैं यूपी में से। दे केम टू गुड़गांव इन सर्च ऑफ वर्क, वर्क की तलाश में आए। दे स्टार्टेड, तो उन्होंने सोचा कि भैया सेल किया जाए वुलन शॉल, कारपेट्स वगैरह, हैंड कार्ट पर घूमना शुरू किया उन्होंने। मूव फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह और बेचते थे, सेल करते थे। देयर मर्केंडाइज एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स, तो यहाँ पे बताना है इटिनेरेंट रिटेलर्स हेयर, कौन सा? तो भैया इसमें राइट आंसर है पेडलर्स और हॉकर्स, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी ऑप्शन जो है दूसरा बी वाला बिल्कुल सही है। ऐसी इज दैट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन वन पार्टिकुलर कंट्री, ऐसी कंट्री जो कि रजिस्टर्ड है इन वन पार्टिकुलर कंट्री बट हुज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज, यानी दूसरे कंट्रियों में बेचा जा रहा है माल, दूसरे वेरियस अदर कंट्रीज में, पर एक कंट्री में रजिस्टर्ड है, विच इज़ रजिस्टर्ड इन एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री में रजिस्टर्ड है, बट जिसका माल जो है, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और बेचे जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में, ऐसी कंपनी कहलाती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs या MNE। तो नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज टेकन अप बाय, रिकंस्ट्रक्शन करना सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज टेकन अप बाय BIFR। तो BIFR की फुल फॉर्म होती है द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BIFR की फुल फॉर्म क्या है? कि द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। टू व्हाट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी बी पुट इन, तो किस में पुट करोगे? तो सेकेंडरी, इसमें बिल्कुल सही है कि सेकेंडरी। 3 तरह की होती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो सेकेंडरी में आ जाएगा शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी। नाउ ए पार्टनर हुज रिलेशनशिप विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, एक पार्टनर जिसका रिलेशन फर्म से कहीं ना कहीं अननोन है, फर्म के साथ है और अननोन है जनरल पब्लिक से। हाउएवर ही हैज़ ऑल द फीचर्स, जबकि उसके बहुत सारे फीचर्स है, क्या है उस पार्टनर के कि रेस्ट ऑफ द लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की तरह इन्वेस्ट भी कर रहा है। भाई क्या इन्वेस्ट कर रहा है? पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल को शेयर कर रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, और पार्ट्स भी लेता है मैनेजमेंट में, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है, और हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी उसकी कैसी है? अनलिमिटेड है। तो बताना है कैसा पार्टनर है? वो सीक्रेट पार्टनर है, क्योंकि जिसकी एसोसिएशन, जिसका रिलेशन फर्म के साथ है पर अननोन है जनरल पब्लिक से, तो कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। What is the full form of NEFT? NEFT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, NEFT इसका सही आंसर है। नेक्स्ट भेल, सेल, गेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी एग्जाम्पल्स हैं किसके? ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एग्जाम्पल हैं, PSEs के।
पारुल इज रनिंग ए ब्यूटी पार्लर, पारुल एक रन कर रही है ब्यूटी पार्लर, ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को तरह तरह की सर्विसेज और प्रॉफिट भी अच्छा कमा रही है। तो ऐसी एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी दोस्तों। नाउ एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग अंडरटेक करते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ऑफिस में काम करना, शॉप को रन करना, खाना पकाना, खेलना। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक, दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, जिसका उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना, वही एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। उदाहरण के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है गुड्स का, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है गुड्स को बाय होलसेलर के द्वारा, डॉक्टर कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, वर्किंग एज ए टीचर काम कर रहा है स्कूल में, सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती है, तो 3 तरह की, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नाउ बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। नाउ एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे कि फिशिंग इसका एग्जाम्पल हो सकता है, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं बिजनेस के। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के बिजनेस में काम कर रहा है और उसको बदले में रिम्यूनरेशन मिल रही है इन रिटर्न, हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसको, कहीं ना कहीं वो क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉयज कहलाते हैं। पर्सन्स हु एंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली, और जो दूसरों को काम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर कहलाएंगे, ये तो आप जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कि वर्किंग इन ऑफिसेज, बैंक्स, शॉप्स, क्लर्क एक्सेट्रा, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन इकोनॉमिक है, द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद ए मोटिव, क्या है मोटिव, क्या है कि गेटिंग विद ए मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो उतना ही काफ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक होती हैं। इसमें कोई पैसा नहीं कमाया जा रहा है, टेम्पल जा रहे हो कहीं ना कहीं, इसमें कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है आपको, सोशल सर्विस कर रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, पैसा नहीं मिलेगा, तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक कहलाएंगी। प्रोफेशन की बात करते हैं, इसमें क्या ज़रूरी है, स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी है, स्किल का होना ज़रूरी है, टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न ए लिविंग। नाउ अमर एक डॉक्टर है, रन करता है अपना ओन क्लिनिक, कहीं ना कहीं प्रोफेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, द मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, तो ऑगिव कर्व्स की हेल्प से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विनिवेश होता है, विनिवेश क्या है, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना ही डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कहलाता है। सार्वजनिक उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी पीएसयू में अपना मालिकाना हक घटा देती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया से सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस ऑफ प्रेजेंटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक डाटा कहलाता है बार डायग्राम, यानी मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस ऑफ प्रेजेंटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक डाटा बार डायग्राम के जरिए आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन ए स्टैटिस्टिकल डाटा टेबल इज कॉल्ड द, उसको क्या कहेंगे, उसको बॉडी कहा जाएगा। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन ए स्टैटिस्टिकल टेबल, उसको क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू फायोल के अकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है, तो सभी है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फायल इज पॉपुलर ड्यू टू, हेनरी फायल पॉपुलर थे किस वजह से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से पॉपुलर थे। द पर्सन जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे कहीं ना कहीं, वो कौन से थे साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल देने वाले व्यक्ति, टेलर, FW टेलर, ये देखिए इनकी फोटो दे रखी, अच्छी है ना। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, राइटर कौन है फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के राइटर कौन है, तो ओलिवर शेल्डन को कहा जाता है, ओलिवर शेल्डन को। बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है आज ही डाल दूं,
तीसरी वाली वीडियो भी, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, क्योंकि जो भी नए बंदे आते हैं, जो भी आप लोग आ रहे हैं नए हैं आप इस चैनल पे अगर, तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।